राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक जर्नी पर चलने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साम्राज्य आज के मॉडर्न नेशन स्टेट्स में बदल गए। ये वो दौर था जिसने हमारी आज की पॉलिटिकल दुनिया की पूरी नींव रखी। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं 1848 की इस बहुत ही फेमस पेंटिंग से जिसे फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाया था। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के रूप में एक लंबी लाइन बनाकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं। और जमीन पर देखिए, जो पुराने निरंकुश राजशाही वाले सिंबल्स थे वो सब टूटकर बिखरे पड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल विजुअल है जो उस वक्त के डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स के एक यूटोपियन यानी आदर्शवादी सपने को दिखाता है। भाग एक राष्ट्र की परिभाषा। आखिर एक राष्ट्र है क्या? सोर्यो के इस खूबसूरत सपने को देखकर स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल उठता है कि वास्तव में एक मॉडर्न नेशन यानी राष्ट्र बनता कैसे है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1882 में फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने एक लेक्चर दिया। उन्होंने इस पुराने आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि राष्ट्र सिर्फ किसी एक साझा भाषा या नस्ल को मानने वाले लोगों से बनता है। इसके बजाय उनका तर्क था कि एक सच्चा राष्ट्र बनता है एक साझा शानदार इतिहास से और वहां रहने वाले लोगों की एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की लगातार चाहत से। जैसा कि आप उनका ये कोट देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्र का अस्तित्व दरअसल एक दैनिक जनमत संग्रह या डेली प्लेबिसाइड है, मतलब जहां लोग हर रोज एक साथ रहने का चुनाव करते हैं। भाग 2, फ्रांसीसी उत्प्रेरक, क्रांति और राष्ट्रवाद। अब लोगों की इस कलेक्टिव विल को यानी सामूहिक इच्छा शक्ति को एक पॉलिटिकल रियलिटी में बदलने का सबसे पहला बड़ा प्रयास 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुरानी राजशाही को हटाकर एकदम जानबूझकर लोगों में एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी बनानी शुरू की। उन्होंने ला पेट्री यानी पितृभूमि और ले सितोयन यानी नागरिक जैसी नई अवधारणाएं पेश की। पुराने शाही झंडे को हटाकर एक नया तिरंगा लाया गया। प्रशासन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया। सबके लिए एक जैसे कानून बने और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। सोचिए, सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। भाग 3, नेपोलियन का विरोधाभास, सुधार बनाम दमन। जैसे जैसे ये क्रांतिकारी विचार फ्रांस के बॉर्डर पार करके दूसरे देशों में पहुंचे, नेपोलियन बोनापार्ट के दौर ने लोगों के सामने एक अजीब सा विरोधाभास लाकर खड़ा कर दिया। समझने वाली बात यह है कि नेपोलियन का 1804 का सिविल कोड अपने साथ दो बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर आया। एक तरफ तो इसने जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और सामंतवाद को हटाकर बहुत ही लॉजिकल सुधार पेश किए। लेकिन जरा दूसरी तरफ भी देखिए, इसके साथ ही आई बहुत सख्त सेंसरशिप, भारी टैक्स और फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती। मतलब प्रशासनिक फायदे तो थे, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही थी। और जर्मनी के ज़ेब्रुकन की ये तस्वीर उस वक्त के आम लोगों के इन्हीं मिले-जुले रिएक्शंस को एकदम परफेक्ट तरीके से कैप्चर करती है। इसमें देखिए, फ्रेंच सोल्जर्स को आज़ादी दिलाने वाले लिबरेटर्स के रूप में नहीं, बल्कि किसानों को परेशान करने वाले अत्याचारियों के रूप में व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया है। ये लोग आज़ादी दिलाने वाले तो बिल्कुल नहीं लग रहे। और आखिरकार हुआ वही, नए टैक्स और जबरदस्ती सेना में भर्ती होने का जो गुस्सा लोगों में था वो उन सभी प्रशासनिक फायदों पर भारी पड़ गया। इस इमेज में नेपोलियन को 1813 में लिप्जिंग की लड़ाई हारने के बाद एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है। उसके बैग से जो चिट्ठियां गिर रही हैं उन पर उन सभी टेरिटरीज के नाम हैं जो उसने खो दी थीं। ये नेपोलियन के पतन को दिखाने का बहुत ही कमाल का सिंबॉलिक तरीका है। भाग 4, खंडित साम्राज्य, विविधता और विभाजन। फ्रांस के इन क्रांतिकारी आइडियाज के इतनी तेजी से फैलने के बाद भी 19वीं सदी के मध्य तक आते आते यूरोप एकीकृत राष्ट्रों में नहीं बल्कि निरंकुश राजशाहियों में ही बटा हुआ था। अब इस डेटा को देखिए, ये क्लियरली दिखाता है कि हैब्सबर्ग जैसे विशाल साम्राज्य दरअसल सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों का एक झुरमुट थे, जहां की आबादी पूरी तरह से अलग भाषाएं बोलती थी। एल्पाइन क्षेत्रों में लोग जर्मन बोल रहे हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया में इटालियन, हंगरी में मैग्यार और गलेशिया में पोलिश। एक सम्राट के प्रति उनकी वफादारी के अलावा उनके बीच कोई साझा संस्कृति या नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। भाग 5, उदारवादी राष्ट्रवाद, एक नई शुरुआत। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक नए कमर्शियल मिडिल क्लास के आने से
इन टूटे हुए साम्राज्यों को चुनौती देने की ताकत कैसे पैदा हुई? ये नया पढ़ा लिखा और कमर्शियल मिडिल क्लास लिबरलिज्म यानी उदारवाद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। ये लैटिन शब्द लाइबर से निकला है, जिसका मतलब है आजाद। ये लोग हर इंसान की पर्सनल आजादी, कानून के सामने सबकी बराबरी और लोगों की मर्जी से चुनी गई सरकार की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बने, अमीर कुलीनों के विशेष अधिकार खत्म हो और प्राइवेट प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस शुरुआती उदारवादी सोच में पॉलिटिकल वोट देने का हक सिर्फ उन्हीं मर्दों को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। औरतों को और बिना प्रॉपर्टी वाले आम आदमियों को इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया था। यानी फैसले लेने की पावर सोसाइटी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के पास थी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और उलझा देने वाले ऐतिहासिक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर, जैसा कि अर्नस्ट रेनर ने कहा था, एक राष्ट्र का बनना दरअसल एक दैनिक जनमत संग्रह या सामूहिक इच्छा शक्ति है, तो भला ये नई नेशनल आइडेंटिटी कितनी सच्ची थी जब समाज के इतने बड़े हिस्से को आवाज उठाने या वोट देने के हक से ही वंचित कर दिया गया था? क्या तब भी एक सच्चा राष्ट्र मौजूद हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो राष्ट्रवाद के शुरुआती दौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।